इस वीडियो में हम कार्य यानी वर्क की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में जानेंगे। मान लो कि किसी दिन तुमने अपना सारा गृह कार्य खत्म कर लिया है और अचानक तुम किसी को यह कहते हुए सुनते हो कि तुमने अभी कोई कार्य नहीं किया है। शब्द कार्य का हमारे दैनिक जीवन में और विज्ञान में बिल्कुल अलग अलग मतलब है। तुम्हें क्या लगता है कि कार्य असल में क्या है? अब कुछ घटनाओं को देखते हैं जिन्हें हम तो कार्य समझते हैं, लेकिन विज्ञान इन्हें समझता है कि कार्य नहीं किया गया है। तुम कार को धक्का देने की कोशिश करते हो, लेकिन कार 1 इंच भी नहीं चलती है। तुम कह सकते हो कि तुमने कार को चलाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन विज्ञान के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ है। अब मान लो कि तुम किसी नाव को चला रहे हो या तुम किसी नदी में तैर रहे हो। इन अवस्थाओं में तुम और विज्ञान दोनों ये मानोगे कि कार्य हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में हम मानसिक मेहनत और शारीरिक मेहनत दोनों को कार्य समझते हैं, लेकिन विज्ञान कार्य को बिल्कुल अलग तरह परिभाषित करती है। पहले हमने बहुत से क्रियाकलापों को देखा जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। अब क्या तुम उन क्रियाकलापों के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो? कार्य कौन कर रहा है? कौन सा कार्य हो रहा है? वस्तु पर क्या प्रभाव हो रहा है? अब उन अवस्थाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें विज्ञान कार्य मानती है। तो यहां कार्य हो रहा है क्योंकि तुम फुटबॉल पर बल लगा रहे हो और ये विस्थापित हो रही है। इस अवस्था में कार्य होने के लिए 2 चीजों का होना आवश्यक है। 1, वस्तु पर बल लगना चाहिए। 2, वस्तु को विस्थापित होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई चीज नहीं होती तो विज्ञान के अनुसार इसे कार्य का होना नहीं माना जाता है। अब क्या तुम अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण सोच सकते हो जहां विज्ञान के अनुसार कार्य का होना माना जा सकता हो? अब एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं और किए गए कार्य के लिए गणितीय सूत्र निकालते हैं। इस क्रियाकलाप में हम ये मानते हैं कि वस्तु पर बल जिस दिशा में लग रहा है, वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है। एक लकड़ी का टुकड़ा लो और इसे मेज पर रखो। माना कि लकड़ी के टुकड़े पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है। माना कि लकड़ी का टुकड़ा बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होता है। माना कि यहां कार्य W होता है। यहां किया गया कार्य W बराबर बल गुना विस्थापन बराबर F गुना S। इसलिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के समान होता है। कार्य में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कार्य का SI मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है किया गया कुल कार्य क्या होगा जब लगने वाला बल 0 हो या वस्तु का विस्थापन 0 हो? तुम्हें क्या लगता है कि कार्य हमेशा धनात्मक होता है या ऋणात्मक कार्य जैसा भी कुछ होता है? अब ये देखने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि किया गया कार्य हमेशा धनात्मक है या नहीं। मान लो कि एक लकड़ी के टुकड़े को मेज पर क्षैतिज रखा गया है
और इस टुकड़े से एक धागा बंधा हुआ है। यहाँ टुकड़े का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा में है। अब हम धागे को खींचते हैं। इस अवस्था में किया गया कार्य विस्थापन तथा बल के गुणनफल के बराबर होगा। इस अवस्था में कार्य धनात्मक है। माना कि एक कार एक समान वेग से बाईं से दाईं ओर चल रही है। अब हम इसे रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, जो कि दाईं से बाईं ओर है। अब गति की दिशा और बल की दिशा के बीच 180 अंश का कोण है। इस अवस्था में किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। किया गया कार्य हो सकता है F गुना माइनस S या माइनस F गुना S। इसलिए हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। किया गया कार्य तभी ऋणात्मक हो सकता है जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो, और किया गया कार्य तभी धनात्मक हो सकता है जब बल विस्थापन की दिशा में कार्य कर रहा हो। अब सामान ले जाते हुए इस कूली पर नजर डालो। तुम्हें क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसने कितना कार्य किया होगा? इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। अब हम स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए कुछ आसान से उदाहरण देखते हैं। अपने एक हाथ में रबड़ बैंड लो और दूसरे हाथ से रबड़ बैंड खींचो। रबड़ बैंड खींच जाता है। अब एक तरफ से रबड़ बैंड छोड़ दो और तुम देखोगे कि बैंड अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है, रबड़ बैंड अपनी मूल अवस्था में क्यों चला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बैंड को खींचा गया तो इसमें कुछ ऊर्जा विद्यमान हो गई थी, और इसी ऊर्जा के कारण रबड़ बैंड अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाता है। अब एक खिलौना लो और इसमें चाबी भरो। अब इस खिलौने को जमीन पर रखो और तुम देखोगे कि खिलौना चलने लगता है। तुम्हें क्या लगता है, खिलौने को चलने के लिए ऊर्जा कहां से मिली होगी? इन सभी घटनाओं में वस्तुओं को इन पर किए गए कार्य से ऊर्जा मिलती है। जब कोई वस्तु इसे मिली ऊर्जा का उपयोग अपनी चाल या वेग को परिवर्तित करने के लिए नहीं करती, तो वस्तु इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है। जब तुम रबड़ बैंड को खींचते हो या खिलौने में चाबी भरते हो, तो तुम ऊर्जा को स्थानांतरित करते हो। जब तुम रबड़ बैंड को खींचते हो, तो खींचने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जब तुम खिलौने में चाबी भरते हो तो उसके अंदर की स्प्रिंग संकुचित हो जाती है, और इस संकुचन में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में रह जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए कुछ आसान से क्रियाकलाप करते हैं। एक गेंद को लो और इसे एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाओ। अब गेंद में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब गेंद को छोड़ दो और तुम देखोगे कि यह गिरना शुरू कर देती है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा यदि तुम गेंद को और अधिक ऊंचाई से छोड़ते हो? अधिक ऊंचाई से गिरने वाली गेंद का वेग अधिक होगा जब ये जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि हमने गेंद को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए गेंद पर अधिक कार्य किया था, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। अब एक धनुष और एक तीर लो।
तीर के एक छोर को डोरी के सहारे धनुष पर लगाओ। अब डोरी को खींचो और तीर को छोड़ दो। तुम देखोगे कि तीर एक निश्चित दूरी तक उड़ान भरता है। जब डोरी को खींचा जाता है तो धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और फिर ये ऊर्जा उड़ते हुए तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब समझते हैं कि जब एक वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर ले जाने से इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। किसी वस्तु में विद्यमान इस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन से किसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए किसी वस्तु पर किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से परिभाषित किया जाता है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए गणितीय सूत्र निकालते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से निश्चित ऊंचाई h तक उठाया जाता है। किसी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है, जो कि mg है। वस्तु को प्राप्त ऊर्जा इस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। माना कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर किया गया कार्य W है। W बराबर बल गुना विस्थापन बराबर mg गुना h बराबर mgh। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर किया गया कार्य mgh है, इसलिए वस्तु को प्राप्त ऊर्जा mgh होगी, जो कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है और वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते पर नहीं। इन दोनों चित्रों पर नजर डालो, जहां दो वस्तुएं बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करती है। यहाँ AB बराबर h है। इन दोनों अवस्थाओं में दोनों वस्तुओं पर किया गया कार्य mgh है। अब क्या तुम जानते हो कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? हमारी प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण के कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे कि जल चक्र या प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे खाना बनाते हैं। अब कुछ मानव क्रियाकलापों के उदाहरण देखते हैं, जिनमें ऊर्जा रूपांतरण होता है। धनुष और तीर के उदाहरण में हमने पढ़ा था कि जब डोरी को खींचा जाता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और ये तीर को फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा उदाहरण एक दौड़ती हुई कार है, जहां ईंधन की रासायनिक ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे कार चलने लगती है। अब क्या तुम ऐसे मानव क्रियाकलापों के कुछ उदाहरण बता सकते हो जिनमें ऊर्जा रूपांतरण हो रहा हो? सोचो। इस वीडियो में हम ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि जल चक्र में और प्रकाश संश्लेषण में, या धनुष तीर और एक दौड़ती कार के उदाहरणों में
जिनमें एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण करने वाले मानव क्रियाकलाप भी शामिल हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऊर्जा रूपांतरण से पहले और बाद की निकाय की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यहां तक कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण के बाद भी। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की गेंद h ऊंचाई से मुक्त पतन से होकर गुजरती है। गिरने के प्रारंभ में गेंद की स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर है और गतिज ऊर्जा 0 के बराबर है। क्या तुम बता सकते हो कि प्रारंभ में गेंद की गतिज ऊर्जा 0 क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभ में गेंद में कोई वेग नहीं है, अर्थात गेंद की कुल ऊर्जा mgh है। क्योंकि गेंद गिरना शुरू कर देती है, इसलिए गेंद की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर गेंद का वेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। जब गेंद गिरना जारी रखती है तो लगातार स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर स्थिर होता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, mgh प्लस हाफ mv² बराबर कांस्टेंट। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर उस वस्तु की यांत्रिकी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जबकि गेंद के मुक्त रूप से गिरते समय स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गेंद की गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में लगातार रूपांतरण होता रहता है। अब देखते हैं कि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है या नहीं। किसी वस्तु की दो अलग अलग ऊंचाइयों पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं। माना एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। अब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा को ज्ञात करते हैं जब ऊंचाई h बराबर 5 मीटर हो। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh बराबर 10 गुना 10 गुना 5 बराबर 500 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv² बराबर हाफ गुना 10 गुना 0 बराबर 0 जूल। जैसा कि हमने पढ़ा है, यांत्रिकी ऊर्जा बराबर EP प्लस EK बराबर 500 प्लस 0 बराबर 500 जूल। अब वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा को ज्ञात करते हैं जब वस्तु जमीन पर पहुंच जाती है और इसलिए ऊंचाई h बराबर 0 मीटर हो जाती है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh बराबर 10 गुना 10 गुना 0 बराबर 0 जूल।
वस्तु की गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv²। हम जानते हैं v² माइनस u² बराबर 2as। यहाँ u बराबर 0 है, इसलिए v² बराबर 2as बराबर 2 गुना 10 गुना 5 बराबर 100 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। E के बराबर हाफ mv² में v का मान रखने पर हमें मिलता है E के बराबर हाफ गुना 10 गुना 100 बराबर 500 जूल। यांत्रिकी ऊर्जा बराबर 0 प्लस 500 बराबर 500 जूल। अब दोनों ऊंचाइयों पर कुल ऊर्जाओं की तुलना करने पर हम देखते हैं कि कुल ऊर्जा समान रहती है। ये दर्शाता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर रहता है। क्या तुम दूसरी ऊंचाइयों पर ये योग ज्ञात कर सकते हो और तालिका में भर सकते हो, जिससे हम देख सकते हैं कि कुल यांत्रिकी ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। इस वीडियो में हम शक्ति यानी पावर के बारे में जानेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि सभी इंसान अपने कार्य को समान दर से करते हैं, या सभी मशीनें समान दर से ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण करती हैं? सभी व्यक्तियों और अलग अलग मशीनों की कार्य करने की दर अलग अलग होती है। अब हर व्यक्ति की कार्य करने की दर अलग अलग होती है। ये समझने के लिए हम एक आसान से क्रियाकलाप पर नजर डालते हैं। माना कि दो धाविकाएं A और B 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने का निर्णय करती हैं। दोनों की उम्र और भार समान है। A दौड़ को 25 सेकंड में पूरा करती है और B दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करती है। तुम्हें क्या लगता है A और B द्वारा कितना कार्य किया गया होगा? A और B द्वारा समान कार्य किया गया है, लेकिन समान कार्य करने में B को A से कम समय लगता है। तुम्हें क्या लगता है दोनों में से किसने प्रति सेकंड ज्यादा कार्य किया होगा? एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को दूसरों के मुकाबले कम समय में कर सकता है। इसी प्रकार किसी निश्चित समय में एक अधिक शक्तिशाली कार कम शक्तिशाली कार की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर सकती है। इन कारों को इनके कार्य करने की दर के अनुसार बांटा जाता है और शक्ति इनके कार्य करने की इस दर को मापती है। इस प्रकार शक्ति को कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर से परिभाषित किया जाता है। अब हम शक्ति का गणितीय सूत्र देखते हैं। माना कि किसी समय t पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य W है, इसलिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय P बराबर W बटा T। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है, जिसे W से व्यक्त किया जाता है। स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में SI मात्रक को वॉट रखा गया है। जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य हो रहा हो तो इस शक्ति को 1 वॉट कहा जाता है। 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। इसे kW से व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। शक्ति समय के साथ परिवर्तित हो सकती है, अर्थात कार्य करने की दर अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग हो सकती है।
यहाँ औसत शक्ति के सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। औसत शक्ति को हम उपयोग की गई कुल ऊर्जा को लिए गए कुल समय से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। याद करो, हम ऊर्जा और इसके मात्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के बारे में सीखते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा की ऊर्जा को मापने के लिए जूल पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा वो ऊर्जा है जो 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 घंटे में उपयोग की जाती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा बराबर 1000 वॉट गुना 3600 सेकंड बराबर 36 लाख जूल बराबर 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये मात्रक हमारे घरों में भी होता है। किलोवाट घंटा मात्रक के इस्तेमाल को समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। अपने घर के बिजली के मीटर पर नजर डालो। इसे ध्यान से देखो। कुछ दिनों तक मीटर के पाठ्यांक को सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे नोट करो। तुम्हारे परिवार द्वारा दिन के समय और रात के समय कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है?